दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम टू माय क्लास। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी फ्लेमिंगो पोइट्री पे। आपको पता है कि फ्लेमिंगो के 3 पार्ट हैं। आपकी जो फ्लेमिंगो किताब आपको 14 मार्क्स देती है। पोइट्री किताब तो आपको खैर 28 मार्क्स देती है, लेकिन पोइट्री आपको कितने देती है? 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का मैटर आपकी पोइट्री में से आता है। तो इस पोइट्री को आप जानते हैं 3 पार्ट में आपसे पूछा जाता है। पोइट्री के क्वेश्चन आपसे 3 पार्ट में पूछे जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो आप लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशन। आपसे एक व्याख्या पूछी जाती है कि देखिए आप व्याख्या करिए, तो एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो आपसे पूछा जाता है LAT लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आपको 2 छोटे छोटे SAT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेनेशन होती है, 4 मार्क का आपका LAT होता है और 4 मार्क्स के आपके SAT होते हैं। ये आपकी पोइट्री की पूरी कहानी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात को आप केवल ध्यान से सुनोगे इतनी सी बात कि देखो, आज की जो क्लास है वो है डेडिकेटेड आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, और देखो मेरा जो कंटेंट आप देख रहे हो, जो भी आप कंटेंट आपके पास में आ रहा है, मेरा जो कंटेंट है उसके बारे में एक ही बात खास बात है, मैं आपको बता दूं। यस, आप मेरे को बार बार सवाल भी करते हो कि सर क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, मैं राजस्थान बोर्ड में आपको जो स्कूल पढ़ा रहा हूं, आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपना कंटेंट आपके लिए कंसाइज रखा जाए। ध्यान रखना, कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब शॉर्ट नहीं होता है। मैंने शॉर्ट नहीं रखा है। कंसाइज का मतलब होता है अनावश्यक चीजों का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपसे कितना मांगता है वो आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहां सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि अनाप शनाप पढ़ता है। इसके भी नोट्स ले लूं, उसकी भी पासबुक ले लूं, यूट्यूब के ऊपर इसके भी वीडियो देख लूं, फलाने के भी वीडियो देख लूं, ढिम के भी वीडियो देख लूं। यानी आपने अनाप शनाप क्या करा, मैटर तैयार कर रखा, लेकिन तैयारी एक की भी नहीं है। इसलिए मेरी क्लास का एक ही उद्देश्य, मैं इतना पढ़ाऊं, लेकिन वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में सीधा काम में आएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं डिटेल्ड क्लास नहीं लेता, उतनी ही लूंगा जितने की आपका एग्जाम आपसे डिमांड करता है, और उतनी ही फोकस करो। आप कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों ने कि कम खाओ लेकिन जो खाते वो गुण वाला खाओ, तो आपके शरीर को लगेगा। आपने अनाप शनाप पेट भर लिया, तो पेट भरना खाना नहीं होता है, समझिएगा। पेट भरना खाना नहीं होता है। उसी प्रकार से अनाप शनाप पढ़ना पढ़ाई नहीं होती। उतना पढ़ो जितना कि आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त हो, कंसाइज हो। तो इस बात को मैंने इसलिए भी कह दिया कि मैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पोइट्री के, वो एक ही वीडियो में सारे डालूं। ये जो वीडियो है बस, इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको कुछ भी नहीं देखना है। टू माई व्यू कुछ नहीं देखना, बाकी आपकी मर्जी है। मर्जी है आपकी, आप चाहो तो 50 वीडियो देखिए किसी के भी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं इनको अगर आप तैयार कर लिया, तो इसको आपको जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी, मेरे को लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा भैया इसमें 2 क्वेश्चन ही क्या कर लो, आप और ऐड कर लो। क्लियर है? तो आपको अनाप शनाप नहीं पढ़ना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस PDF में आपको डाल चुका हूं पहले से। 2 दिन पहले आपके ग्रुप में आपकी PDF आ चुकी है, इसलिए मैंने कहा आराम से पहले PDF को पढ़ लिया करो। 3 चरण में हम क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं। सबसे पहले PDF पढ़ लीजिए। मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप PDF पढ़ लो, फिर आप इस क्लास को लो, और उसके बाद क्विकली क्या करो, रिवीजन करो। 3 रिवीजन एक साथ होनी चाहिए। राइट, चलिए। इस मैं पोएम्स ले रहा हूं। आपकी सिलेबस में 5 पोएम्स हैं। आज हम 4 पोएम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, 5 में नहीं करेंगे। 4 पोएम्स को आपको सबसे पहले तैयार करना, उसके बाद में सोचेंगे कि आगे करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये 4 जो आपके पास पोएम्स आ रही हैं, उसके जो क्वेश्चंस है वो आपको सही ढंग से तैयार करने हैं। राइट, तो देखो पहला जो आपकी कविता है, टाइटल आप जानते हो, माई मदर एट 66। आपने कविता पढ़ी होगी। राइट, तो इस कविता को हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। राइट, और मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अलावा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। इस कविता में से केवल एक क्वेश्चन मैंने लिया है, और एक ही क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। इस एक क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना और सुनो।
कमाल की बात यह कि अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो छोटे क्वेश्चन का उत्तर भी इसमें मिल जाएगा। समझ आ गया? तो ये समझना कि ये कवि जो आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं ये केवल आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ही नहीं है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले से इंक्लूड हो जाते हैं। राइट, आइए क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोएट्स फैमिलियर एक्ट एंड चाइल्डहुड फियर, कि उस कवि के, आपको पता है कमला दास ने इसको लिखा है, कवित्री ने, और कवित्री को दुख इस बात का है कि उसकी माँ बुजुर्ग है और इतनी बुजुर्ग है, 66 ईयर्स ओल्ड है, उसको लगता है पता नहीं कितने साल जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसको जाने का उसको क्या भय है। हम सब लोग भयभीत होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर कि पता नहीं जिनके साथ हम रह रहे हैं वो पता नहीं कब तक हमारे साथ रहेंगे। तो वो जो फैमिलियर एक्ट का मतलब यहाँ पे दर्द होता है, और फैमिलियर का मतलब वो जाना पहचाना सा दर्द जो बचपन से, जैसे कह सिंपल से आप भी फील करते होंगे कभी कभी कि फादर मदर जो आपके हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं जिस दिन ये चले जाएंगे हमारा क्या होगा। तो ये फैमिलियर सब एक्ट उसके जहन में है। एंड चाइल्डहुड फियर, और बचपन से ये फियर है, यहाँ पे हियर गलती से लिखने में आ गया फियर, ठीक है, फियर। ये क्वेश्चन यूं पूछेगा, या हाउ डज द पोइट यूज डिफरेंट इमेजरीज इन माई मदर एट 66, कि इस कविता के अंदर जो कवि है वो किस तरह से विभिन्न प्रकार के इमेजरीज को यूज करता, अलग अलग प्रकार के इमेजेस खींचता, उसके ऊपर है। तो अब देखो क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे, आपकी कविता का पूरा मैंने सार यहाँ तैयार कर रखा है। राइट, इस सार को अगर आप सही ढंग से लिखे आते हो है ना अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपको उत्तर, आपका जो मार्क्स है आपको अच्छे मिलेंगे। तो आइए बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको लिखा है और आप लोगों के सामने रख देता हूं। इन दिस पोम, इस कविता में, द पोइट एक्सप्रेसेस का मतलब दर्शाना, एक्सप्रेसेस का मतलब क्या हो गया, दर्शाना यानी शोज। जो कवि है वो शो करती है हर डीप पेन, अपना गहरा दुख, वो क्या करती है, दुख को प्रकट करती है, शो करती है। दैट शी फील्स, जैसे वो महसूस करती है, फील्स का मतलब महसूस करती है, कब महसूस करती है, व्हेन शी लुक्स एट हर एजिंग मदर, एजिंग का मतलब होता उम्र बढ़ती हुई, जब वो अपनी वृद्ध होती हुई मदर को देखती है तब जो उसको पेन फील होता है, उस पेन को वो इस कविता में जाहिर करती है, उजागर करती है। ठीक है, मैं सोचता हूं इस लाइन में कोई ऐसी वर्ड नहीं है, कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, आसानी से आप लोग इसको तैयार कर लोगे। इट हैपन्स, ये होता है, व्हेन द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम अवर पेरेंट्स हाउस टू एयरपोर्ट। ये कब होता है, ये घटना कब की है, जब वो जो कवि है, देखो यहां पे मैंने पोइटेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कवित्री, हिंदी में एक शब्द आता कवित्री, है ना, अब मैंने यहाँ पे कवित्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पोइटिस शब्द। आजकल क्या है, जो लाइनस है, एक्ट्रेस है, जो ESS लगाने वाले जो शब्द है स्त्रियों के लिए जो आते हैं वो कॉमन हो गए हैं आजकल। जैसे कि एक्टर है तो जो महिला है उसको भी एक्टर कहा जाता है, और जो पुरुष है उसको तो एक्टर कहते हैं, पहले एक्ट्रेस कहते थे। तो एक्ट्रेस कोई गलत नहीं है, लेकिन आजकल क्या है वो थोड़ा सा वो शब्दों को छोड़ रहे हैं, है ना, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, पोइट इस्तेमाल किया। तो सर, इट हैपेंस व्हेन द पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू द एयरपोर्ट, कि ये तब होता है जब वो जो पोइट है वो अपने पेरेंट्स के हाउस से एयरपोर्ट जा रही है, उसके दौरान ये घटना होती है। हर मदर इज कमिंग विद हर टू ड्रॉप हर ऑफ द एयरपोर्ट, उसकी मदर उसके साथ में आ रही है उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए। कोई मुश्किल देखो नहीं है, आराम से छोटे छोटे वाक्य आप तो तैयार कर सकते हो। मेरा कंटेंट यही है, मैं बिल्कुल आसान आसान सेंटेंस लिखता हूँ। 12वीं क्लास का बच्चा कि जो जिस लेवल पे अंग्रेजी में पढ़ा हुआ है, जिस लेवल पे उसकी अंग्रेजी पढ़ी हुई है, हम उसी लेवल की बात करते हैं। राइट, द पोइट नोटिस, नोटिस का मतलब देखता है, पोइट देखती है, कवित्री देखती है, दैट द मदर, दैट मदर, यहां द लगा लेना ना, द मदर इज डोजिंग, उसकी मां डॉज कर रही है, डॉज का मतलब ऊंग रही है। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है, बिसाइड हर, उसके पास में, उसकी माँ, उसको जो कवित्री है उसकी माँ को देखती है, उसकी माँ डोजिंग कर रही है उसके पास में और उसका मुंह खुला हुआ सा है। राइट, हर फेस इज एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसका जो फेस है वो बिल्कुल निर्जीव है, जैसे कि कॉप्स का होता है। कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब क्या हो गया, डेड बॉडी। जैसे कि किसी डेड बॉडी का, मृत शरीर का, किसी मृत शरीर का जैसे चेहरा बेजान होता है, वैसा उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा है। ठीक है, IE, है ना, मतलब दैट इज यथार्थ बोलते हो ना आप इसको, उसको कहते हैं, जैसे कि डेड बॉडी।
सीइंग हर मदर इन सच ए स्टेट, अपनी मदर को इस स्थिति में देखकर द पोइट गेट्स डीपली पेंट, उस कवित्री को बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है भाई, उसकी मदर को देख के उसके बहुत ज्यादा दुख हुआ। शी हैज अ फियर टू लूज हर मदर सून, उसके उसमें क्या होता है, एक डर पैदा हो जाता है उसकी मदर को जल्द ही खो देने का। एक उसको लगता है कि मदर तो एक लग रहा है कि जैसे कि मरी गई हूं, राइट। तो उसको डर क्या होता है उसके दिमाग में लौट कर आता है। ठीक है, अब देखो, डर से अपना ध्यान हटाने के लिए, टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस पेन, कि इस पेन से, इस दर्द से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट का मतलब ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट का मतलब क्या हो गया, ध्यान हटाना। तो टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम दिस पेन, इस पेन से अपना अटेंशन हटाने के लिए शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, वो बाहर देखना शुरू करती है। शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, वो बाहर देखना शुरू करती है। शी फाइंड्स यंग ट्रीज, वो पाती है, किसको पाती है। अब देखो, इमेजरी की बात इसमें आई थी कि देखो कवि किस प्रकार से इमेज को इस्तेमाल करता है। तो देखो, एक तरफ उसकी बुजुर्ग माँ है जो अंत होने वाला है, जिसका जहां जीवन का अंत है, और वो सामने देखती है तो उसको यंग तरुण वृक्ष दिखते हैं। वो सामने देखती है, उसको बच्चे दिखते हैं, वो वृक्ष जो अभी तरुण है, नए नए जवान पेड़ हैं, और जो नए नए बच्चे हैं, वो तो वहां तो जीवन का आरंभ है। तो वहां उसको जीवन का आरंभ दिखता है, और यहां उसके बगल में उसको जीवन का अंत दिखता है। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट, इसको साहित्य की भाषा में कॉन्ट्रास्ट का कहा जाता है। यस, और यही उसने एक इमेजरी का यहां पे इस्तेमाल किया है। तो शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड, शी फाइंड्स, उसको पाती है यंग ट्रीज। अब यंग शब्द का इस्तेमाल इस कविता को खूबसूरत बनाता है। यंग ट्रीज रनिंग बैक, पीछे दौड़ते हुए उसको पेड़ दिखाई देते हैं। द मेरी चिल्ड्रन, और खुश होते हुए बच्चे उसको दिखाई देते हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ दियर हाउस, स्पिलिंग आउट का मतलब होता है, स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना, अपने घर से बेतरतीब दौड़ते हुए बच्चे उसको दिखाई देते हैं, राइट। चलो, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने अपना थोड़ा सा इस तरफ देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, उसका सिक्योरिटी चेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, द पोइट अगेन लुक्स एट हर मदर, वो जो पोइट है वो वापस अपनी मदर की तरफ देखती है। शी सीम्स कलरलेस, वो उसको कलरलेस दिखती है, बेजान दिखती है। ठीक है, एंड पेल, उसको पेल दिखती है। पेल जो शब्द है, PLE, पेल, ये येलो कलर के लिए आता है, पीला पड़ जाए। लेकिन वो येलो कलर नहीं, जैसे कोई कलर येलो है जिसमें मार्कर यूज कर रहा हूं तो ये येलो है, ये पेल नहीं कहलाए तो येलो ही कहलाएगा। लेकिन जैसे दुख के मारे, भय के मारे जब आपका चेहरा पीला पड़ जाए, उसको कहते हैं पेल, जिसमें जान नहीं बचती। तो अपनी मदर को दोबारा देखती है, और शी सीम्स कलरलेस एंड पेल, वो बिल्कुल रंगहीन और बेजान दिखती है। शी लुक्स लाइक अ लैट विंटर मून, लैट विंटर मून एक सिमिली, इसमें एक उसने उपमा अलंकार का प्रयोग किया कि वो कैसी दिखाई दे रही है। जैसे लैट विंटर मून होता है, विंटर का मतलब कौन सी ऋतु, आपकी शरद शरद क्या कहते हैं, शीत ऋतु, सर्दियां। अब सर्दियों का लेट, हम जानते हैं कि जब सर्दियां खत्म होने वाली होती है, लेट विंटर जब होता है, तो उस वक्त धुंध पड़नी शुरू हो जाती है, फॉगी होता है ना। आसमान में क्या होता है, फॉग हो जाता है, रात को ज्यादा आपको धुंध दिखाई देती है। अब उस धुंध के अंदर चंद्रमा छिपा हुआ है, तो वो बिल्कुल धुंधला सा चंद्रमा है, डिम सा चंद्रमा है, उसमें कोई जान नहीं दिखती चंद्रमा में, क्योंकि आगे धुंध आ रखी है। तो वही एक कल्पना इस कवित्री ने की है कि शी लुक्स लाइक अ लैट विंटर मून, की वो जो उसकी मदर है वो उस लैट विंटर मून की तरह दिख रही है, जिसकी चमक क्या हो चुकी है, धूमिल पड़ चुकी है, और अब उसमें कोई जान नहीं है। दैट इज, अर्थात, दैट इज का मतलब अर्थात, शी सीम्स लाइफलेस, मतलब वो लाइफलेस दिखती है, बेजान दिखती है। हर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर स्ट्राइक्स द पॉइंट अगेन, यहां पर अपनी मां को खो देने का भय उस कवित्री से वापस टकराता है। ओके, एंड शी हैज नो वर्ड्स टू स्पीक एनीथिंग, उसके पास कोई शब्द नहीं बचते हैं कहने के लिए, राइट। ऑल शी सेज, अब वो जो कुछ वो कहती है, ऑल शी सेज का मतलब जो कुछ वो कहती है, इज, वो क्या है, सी यू सू, अम्मा, मम, अम्मा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एंड ऑल शी डज, और जो कुछ वो करती है वो ये है, इज स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुरा पाती है वो, और केवल इतना सा कह पाती है कि सी यू सून अम्मा।
तो देखो बच्चों, इस पूरी कविता में, इस पूरी कविता का जो सार है, ठीक है, इस पूरी कविता के सार में मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं लिया है जो आपको पहले से नहीं आता है। मेरे नोट्स में मैं यही बात ध्यान रखता हूं कि 12वीं क्लास के बच्चे को कौन से शब्द आते हैं, तो लगभग मेरी कोशिश रहती है कि कोई नया शब्द इस्तेमाल ना किया जाए जब तक विशेष जरूरत ना पड़ जाए। क्लियर है? तो आसान वाक्य विन्यास है, छोटे छोटे वाक्य हैं, ज्यादा मुश्किल वाक्य नहीं है, हाँ ना, एक आधी लाइन का वाक्य आपको मिलेगा, ज्यादा ज्यादा, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी कोई सेंटेंस बड़ा हो सकता है, यूजुअली बड़ा सेंटेंस नहीं लिखता। तो इसी को आप एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार इसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते, इसको करो, राइट, और इसको क्या करो, अच्छी तरह तैयार करो आप लोग, राइट। तो ये हमारा एक कविता हुई। आगे चलते हैं, कीपिंग क्वाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी एक कविता है कीपिंग क्वाइट, राइट, और काफी कुछ सिखाती है, काफी इंपॉर्टेंट कविता है। इसके हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, और 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 2 क्वेश्चन को सही ढंग से तैयार कर लिया तो समझ लेना इस कविता को आपने तैयार कर लिया। बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप पूरी कविता को प्रिपेयर करें। जैसे अभी आपने माई मदर एट 66 को देखा था, उसमें मैंने पूरी कविता आ चुकी है, उस पूरी कविता को मैंने क्या कर दिया, आपके 70-80 शब्दों के अंदर मैंने उसको डाल दिया, राइट। तो वही तरीका हमको अपनाना है कि हम एक एक 5-5 क्वेश्चन तैयार करने से बढ़िया कि एक कविता को सही ढंग से तैयार करें। आओ कीपिंग क्वाइट के ऊपर बातचीत करते हैं। तो कीपिंग क्वाइट कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ कीपिंग क्वाइट? यूजुअली हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको, कविता का मैसेज क्या है, कविता से क्या सीखते हो, इसके टाइटल को जस्टिफाई करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि इस कविता से आपको मैसेज क्या मिलता है, इस कविता से आप क्या सीखते हैं, जस्टिफाई द टाइटल कीपिंग क्वाइट। इस कीपिंग क्वाइट नाम का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करिए, उसको न्यायोचित ठहराएं, बताओ क्या उचित इसका जो टाइटल है, शीर्षक उचित है क्या, बस यही बात हमको करनी है। तो आओ देखते हैं। देखो, कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट फॉर्म्स। इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन पॉम्स होता है, लोग इसको पोएम बोलते हैं, पोएम गलत है, सही उच्चारण होता है पौम, वैसे औ लगता है इसमें, पॉम्स, ठीक है। तो कोशिश करो सही उच्चारण के साथ बोलने की। तो कीपिंग क्वाइट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट, एक टॉपिक आ गया पे रेलेवेंट, एक टॉपिक, एक वर्ड आ गया रेलेवेंट। वैसे रेलेवेंट कोई मुश्किल शब्द नहीं है, आप आसानी से स्पेलिंग याद कर सकते हैं, REVELANT, कोई स्पेलिंग भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। रेलेवेंट आप 2 टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हैं। हिंदी में इसके लिए वर्ड आता है प्रासंगिक। क्या आता है? प्रासंगिक। मतलब देखो, प्रासंगिक का मतलब होता है जिसका महत्व हो, जो आज से भी जिसका महत्व हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने के दौरान आपसे जो भी बातें कर रहा हूं वो सब बातें प्रासंगिक है। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाने के दौरान कोई ऐसे विषय के बारे में बात कर रहा हूं जो एक्सट्रेनियस है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं रख रहा है। तो रेलेवेंट है, रेलेवेंट का मतलब आज भी क्या है, प्रासंगिक है। तो कीपिंग क्वाइट आज के समय की मोस्ट, यानी सबसे अधिक प्रासंगिक कविताओं में से एक है। क्यों? क्योंकि इसका आज भी क्या है, कीपिंग क्वाइट का उतना ही महत्व जब इसको लिखा गया था तब इसका महत्व था। कैसे? अब इसको हम समझेंगे ऐसे। विच मैक्स अस, ये मैक्स, विच मैक्स अस, जो हमको मजबूर करती है, ये विच एक्चुअली कीपिंग क्वाइट के लिए आया है। विच मैक्स अस, जो हमको मजबूर करती है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। अब इंट्रोस्पेक्ट क्या हुआ? इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ सर? इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया अपना आत्मावलोकन करना। आत्मावलोकन का मतलब खुद को ही जांचना। देखो, इंट्रो का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर। इंट्रो का मतलब क्या होगा? अंदर की ओर। और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। जैसे ये देखो, मैंने चश्मे लगा रखे, इसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, स्पेक्स बोलते हैं। तो स्पेक्ट शब्द कहीं ना कहीं देखने का सेंस में आता है। तो इंट्रोस्पेक्ट, अंदर की ओर देखना, यानी कि आत्मावलोकन करना। ओके, आत्मावलोकन करना यानी अंदर की तरफ देखना। अगर आप इस शब्द को, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल शब्द नहीं है, फिर भी अगर आप भूल जाओ तो आपकी थिंक लिख देना, उससे काम हो जाएगा। कि वो हमको सोचने के लिए मजबूर करती है, सीरियसली, गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है। व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दिया है, एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग टू मैनकाइंड, कि हमने क्या सोचने के लिए मजबूर करता है। थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है लेकिन ध्यान समझना। कीपिंग क्वाइट उन मोस्ट रेलिवेंट फॉर्म्स में से एक है जो हमें सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करती है। क्या इंट्रोस्पेक्ट करना? 2 चीजों को, व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कर दिया है, एंड व्हाट वी हैव बीन डूइंग टू द मैनकाइंड,
इस मनुष्यता के साथ में हमने क्या कर दिया और हम क्या करते आ रहे हैं, इसको सोचने के लिए मजबूर करती है ये कविता हमको, इसलिए ये क्या रेलेवेंट है। द पॉइंट सजेस्ट, द टाइटल सजेस्ट, इसका जो शीर्षक है ये सुझाता है, सजेस्ट का मतलब शो करता है, सुझाता है, दर्शाता है, दैट वी नीड एन इमीडिएट इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें एक त्वरित, त्वरित का मतलब होता है तुरंत, अभी, इमीडिएटली, हमें सब एक त्वरित इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन की जरूरत है, अभी जरूरत है। इतना ज्यादा बर्बादी इस देश, इस पृथ्वी पे मनुष्य ने करी है, एनवायरमेंट के साथ में इतनी बर्बादी हो चुकी है, मनुष्यता के साथ में इतनी बर्बादी हो चुकी है, तो एक कविता कहती है कि हमको इमीडिएट इंट्रोस्पेक्शन की क्या है जरूरत है, ये कविता हमको ये कहती है। बिफोर वी डू एनी मोर हार्म, इससे पहले कि हम और ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, इससे पहले कि हम और ज्यादा नुकसान पहुंचाएं मनुष्यता को, इंसानियत को, और इस पूरे पर्यावरण को हम क्या करें, नुकसान पहुंचाएं, उससे पहले वी नीड एन इमीडिएट इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इट विल टेक, अब इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कोई आपको घंटों बैठना है, नहीं सर इतना नहीं लगेगा। कवि क्या कहता है, इट विल टेक ओनली एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू काउंट 12, कि इसमें इतना ही समय लगेगा, विल टेक का मतलब समय लगना होता है, इट विल टेक ओनली एज लॉन्ग एज, उतना ही समय लगेगा, इट टेक्स टू काउंट 12, जितना कि 12 काउंट करने में लगता है। ठीक है, जो कविता तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 का बड़ा इसमें रोल है, लेकिन उस पर अपन नहीं जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको पोइटिक चर्चा नहीं करनी है। अगर यही कविता अगर लिटरेचर में पढ़ाई जाए तो फिर लिटरेचर तो लिटरेचर के हिसाब से चलती है सर, आप इसको जनरल इंग्लिश में पढ़े तो जनरल इंग्लिश जनरल के हिसाब से चलती है। मैंने पहले कहता था ज़्यादा उतना ही करो जितने कि आपके काम की है, बाकी सीखते रहना जिंदगी भर। इफ़ वी स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़, अब कवि क्या कहता है कि अगर हम सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं, सारे क्रियाकलापों को बंद कर देते हैं, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए अगर हम पूरे क्रियाकलाप को बंद कर दें, वी में अंडरस्टैंड, तो हम ये समझ सकेंगे। आप भागदौड़ की जिंदगी में कभी समझ नहीं पाओगे, आप रुकोगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो समझ पाओगे, व्हाट रॉन्ग और व्हाट गुड, व्हाट रॉन्ग और गुड वी हैव डन टू द एनवायरमेंट, कि क्या गलत और क्या सही हमने एनवायरमेंट के साथ में कर दिया है, इस पर्यावरण के साथ में हमने क्या गलत क्या सही कर दिया है, ये हम समझ पाएंगे अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच रुक के और क्या करें, विचार करें। सच साइलेंस, इस तरह की जो साइलेंस है, चुप्पी है, विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगी। विल हेल्प अस का मतलब हमारी मदद करेगी, किसमें, अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, अपने आप को समझने में, कि हम क्या चाहते हैं। यस, इंसान के पास में ही तो नहीं है समय, अपने आप को समझने का तो नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, एज वेल एज अदर्स, हम दूसरों को भी समझने की क्या करेंगे, हमारा कोशिश रहेगी, हम समझ पाएंगे दूसरों को भी। इन शॉर्ट, संक्षेप में बात यह है, संक्षेप में, द पोम इंस्पायर्स अस, ये कविता हमको प्रेरित करती है, इंस्पायर्स का मतलब प्रेरित करती है हमें, टू लुक बैक, हम पीछे मुड़कर थोड़ा सा देखें, एंड जज, और इसको जज करें, इसका न्याय करें, इसको हम समझें, इसको आर एक्शंस, हमारे एक्शंस को हम जज करें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको हम जज करें, सो दैट, ताकि वी मे गेट ओवर द सैडनेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास जो सैडनेस है, जो दुख हमारे आसपास जो क्या है, दुख है, उस दुख से हम क्या कर सके, बाहर, उसको हम समझ सकें और उसको गेट ओवर कर सके, उससे हम बाहर आ सके। तो देखो, इस पूरी राइटिंग में मैं सोचता हूं कि एक इंट्रोस्पेक्शन ही एक शब्द है जो आपके लिए नया शब्द हो सकता है, बाकी मैंने सारे वही शब्द इस्तेमाल किए हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, और मैं चाहता हूं एक आध शब्द आप नया इस्तेमाल कर लो, अच्छा इस्तेमाल कर दो, अच्छा है तो उसका मैंने आपको यहाँ पे एक सिनोनिम दे दिया था, थिंक, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट मैंने आपको तोड़ के बता दिया, इस प्रकार से आपको तैयार करें। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस कविता से क्या सीखने को मिलता है, इस कविता का क्या महत्व है, इस वक्त कविता का, जो भी आपसे पूछे उसका आप जवाब लिख सकते हो। राइट, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक जगह पर कवि हमको बार बार कहता है कि हमें रुक जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट बेनिफिट डज द पोइट काउंट इफ वी ऑल स्टॉप द एक्टिविटीज, कि कवि हमें कौन से वो बेनिफिट गिनाता है
हमें बहुत सारे बेनिफिट गिनाता है कि यार चुप रहने का यह बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, यह बेनिफिट है। तो कौन कौन से बेनिफिट है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और ध्यान रखना इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन का उत्तर आ जाता है। द पोइट सेज, कवि कहता है, इफ वी स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, कवि कहता, द पोइट सेज, कवि कहता है कि, कंजंक्शन आ गया, इफ वी स्टॉप, अगर हम रोक देते हैं, किसको रोक देते हैं, ऑल दी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को, फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए। देखो जो आप जब इसको तैयार करो ना, तो सेंटेंस को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के तैयार किया करो, है ना। ऐसे आप पूरी लाइन को एक साथ रटने की कोशिश मत करो, उसको समझो एक्चुअली, है ना। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे मैंने किया, कवि कहता है तो एक के साथ याद हो जाएगा, द पोइट सेज, की एक कंजंक्शन है, क्या कहता है, कि क्या कहता है, ये कहता है सर कि यदि हम रोक लें, इफ वी स्टॉप, किसको रोक लें, अब अपने आप सवाल करो किसको रोक लें, अगर हम रोक लें ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को। देखो तीन टुकड़े हो गए सेंटेंस के, द पोइट सेज दैट इफ यू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, राइट, फॉर, और कब कितनी देर के लिए, फॉर अ वाइल, ये आपका फोर्थ टुकड़ा हो गया। इसका पूरे सेंटेंस को चार छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, अब आसान हो गया हमको तैयार करना। इट वुड बी एन अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज मोमेंट, राइट, तो ये हमारे लिए एक अनयूजुअल, एक विलक्षण और एक अजीब पल, मोमेंट का मतलब क्षण होता है, ये हमारे लिए एक अद्भुत क्या होगा, क्षण होगा, अद्भुत क्षण हमारे लिए होगा ये, क्योंकि ऐसा हम रुक के कभी सोचते नहीं है। तो अगर हम रुके, सारी एक्टिविटीज को रोक ले, हमारे लिए बहुत अनयूजुअल और अद्भुत क्या रहेगा, पल रहेगा ये, बिकॉज, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया, इसको समझना है, नॉट यूज टू, इस यूज का मतलब होता है आदि होना, आदि, ये आदि शब्द है, दो शब्द है हिंदी में, एक तो ये वाला आदि है और एक शब्द होता है ये वाला आदि, ये तो छोटी की मात्रा है आदि, और इसमें क्या है, आदत से बना हुआ आदि, इसका मतलब बड़ी की मात्रा है, तो इसको कहते आदि मतलब अभ्यस्त, जिसकी आपको आदि हो चुके हो, और ये तो आप जानते हो एटसेट्रा इत्यादि, इसको आप बोलते हो, एटसेट्रा के लिए आता है, तो वहां शब्द कौन सा है, यूज्ड है, तो इसका मतलब होता आदि हो जाना, कि हम आदि हैं, वी आर यूज टू। जैसे मैं सारा दिन पढ़ाता रहता हूं, तो आई एम यूज टू टीचिंग ऑल डे, मैं सारा दिन पढ़ाने की मेरे को आदत है। तो इसने कहा कि ये हमारे लिए विलक्षण पल होगा साइलेंट रहना, क्योंकि हम इस साइलेंस के आदि नहीं है, वी आर नॉट यूज टू दिस सच कामनेस, कामनेस का मतलब शांति, हम इस प्रकार के किसी शांति के आदि नहीं है, भागम भाग की जिंदगी, सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं। तो कवि कहता कि हम इस प्रकार की भागम भाग की जिंदगी क्या है, आदि नहीं है। तो अगर हम रुकेंगे, सोचेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हमारे लिए विलक्षण पल होगा। आगे देखिए, द वर्ड्स, अब इसमें जो शब्द आए ना, ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें शब्द आया था द वर्ड्स विदाउट रश, इसमें एक जगह आया था रश, बिना किसी रश के, रश का मतलब भीड़ भाड़, भागना दौड़ना, उसको रश कहते हैं, ठीक है। मीन्स यहां पे विदाउट रश का मीन्स क्या है, मीन्स नो हरी टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने की कोई जल्दबाजी नहीं होना। हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी ना होना। नो, विदाउट रश का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। विदाउट इंजन, एक शब्द आया था विदाउट इंजन, इसको इंजन नहीं बोलते, इंजन बोलते हैं, बिना किसी यंत्र के। इसका क्या मतलब है सर, ये कवि क्यों इस्तेमाल करता है बिना किसी यंत्र के, तो इसलिए इस्तेमाल करता है, मींस कि नो नॉइज ऑफ द फैक्ट्री और व्हीकल्स, किसी भी व्हीकल की और किसी भी फैक्ट्री से कोई वॉइस, नॉइज नहीं आनी चाहिए, वॉइस नहीं, नॉइज, नॉइज का मतलब अनवांटेड साउंड। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये तो साउंड मेरी वॉइस है, लेकिन अगर कोई खरखर फरफर की आवाज माइक में आए तो वो नॉइज हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड नॉइज। तो विदाउट इंजन का मतलब होता है कि कोई नॉइज नहीं आए, किसी फैक्ट्री से, व्हीकल से कोई नॉइज नहीं आए, साइलेंटली हम क्या कर रहे हो, अपनी बात को सुन रहे हो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा एटमोस्फेयर होना चाहिए। दिस वे, इस प्रकार से, इस वे का मतलब इस प्रकार से, वी विल हैव सम टाइम, हमारे पास में होगा थोड़ा समय, वी विल हैव सम टाइम, हमारे पास थोड़ा समय होगा, टू थिंक अबाउट ह्यूमन काइंड एंड एनवायरमेंट, तो मानवता और पर्यावरण दोनों के लिए सोचने के लिए हमारे पास में क्या होगा, समय होगा। हम सोच ही तो नहीं रहे, बस भागते जा रहे, तो नुकसान हो रहा है। वी विल बी टुगेदर, हम सब साथ हो जाएंगे, वी विल बी टुगेदर, हम साथ हो जाएंगे, एज ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के रूप में। अभी हम भाग रहे हैं, एक दूसरे को कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, लेकिन हम जब ठहरेंगे, सोचेंगे, जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड ने क्या सिखाया,
लॉकडाउन लगा तो लोग ठहरे, सोचा कि यार हम इस प्रकृति के साथ में गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत आदतें डेवलप कर रहे हैं, इसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो कई हमारी खाने पीने की आदतें हैं, साफ सफाई की आदतें हैं, है ना। कोविड ने सबसे बड़ी बात क्या सिखाई कि जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा धन चाहिए होता है ना, नहीं तो अंधाधुन भाग रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें कोविड सिखा गया, क्योंकि हम ठहर गए थे वहाँ पे, राइट। वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, चिंता करेंगे, अगर हमारे पास समय क्या रहेगा सोचने के लिए। वी विल स्टॉप हार्मिंग, हम रोक देंगे, जो छोटे छोटे वाक्य हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हार्मिंग एनवायरमेंट, हम इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हमको पता पड़ जाएगा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, इसके जो परिणाम है, इसके दुष्परिणाम है, वो आगे हमको भारी पड़ने वाले, हम सोचेंगे। द पॉइंट फॉर द सेस, कवि आगे कहता है दैट फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाले हैं, मछुआरे हैं, विल स्टॉप हार्मिंग सी क्रीचर्स, वो भी समुद्री जीवों को, क्रीचर का मतलब क्या हो गया, जीव, समुद्री जीवों को वो नुकसान पहुंचाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मछुआरे वो भी सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। द मैन गैदरिंग सोल्ट, वो आदमी जो वहां पे नमक इकट्ठा कर रहा है, जिसके हाथ गल चुके हैं पूरी तरह से, विल बिकम, वो अवेयर हो जाएगा, वो जागरूक हो जाएगा, है ना, किसके प्रति, ऑफ हिज वुंड, उसके जख्मों के प्रति, अपने जख्मों को देखेगा, उसको लगेगा मेरे पास में जख्म, उसको देखेगा, अपनी पीड़ा को समझेगा, राइट। इसलिए वो रुकने के बाद द पॉइंट वांट टू से, वो कविता, इन कवि इसके जरिए कहना क्या चाहता है, ये फिशरमैन के जरिए और या उस आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है उसके जरिए कहना क्या चाहता है। द पॉइंट वांट्स टू से, कवि ये कहना चाहता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, विनाश, क्या मतलब निकला, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है पर्यावरण का, इज हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए हानिकारक है, ये कह रहा है। प्रेजेंटली, अभी हाल ही में, वर्तमान में, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, अभी हम क्या चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ठीक है, जी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम हमको दिखने भी लगे। बट नाउ वी शैल अंडरस्टैंड, लेकिन अब हम समझेंगे क्या, दैट डैमेज टू एनवायरमेंट इज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी पर्यावरण को की गई हानि मनुष्यों को की गई हानि के बराबरी होती है, मनुष्यों को ही हानि होती है। अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो मसलन पेड़ को काट रहे हो आप नहीं, आप कहीं ना कहीं इंसानियत पे भी क्या कर रहे हो, इंसान के ऊपर आप हमला कर रहे हो। तो ये इस कहा है। तो बच्चों, इस कविता में दो क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करने, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूं, ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन सटीक पढ़ो, मजबूत पढ़ो, स्ट्रांग पढ़ो, समझ में आया ना। ज्यादा लंबे चौड़ी चीजों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस कम पढ़ो, लेकिन क्या करो, मजबूत पढ़ो। अब चलते हैं तीसरी कविता की तरफ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। थिंक ऑफ ब्यूटी, बहुत अच्छी कविता है। दो क्वेश्चन मैंने इसमें से लिए और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो आइए मैं आपको आसानी से, आसान भाषा में इन दोनों क्वेश्चन को आपके सामने रख देता हूं। देखो, ये कहावत है, एक्चुअली ये तो एक ऐसी कविता है जिसकी ये पहली लाइन है, ये तो अंग्रेजी में प्रोवर्ब बन चुकी है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु क्या होती है, स्थायी आनंद का स्रोत होती है, वो हमेशा जॉय होती है। कविता इतनी अच्छी है कि इसको एक्सप्लेन करें तो 2-4 घंटे तो इसकी एक्सप्लेनेशन लग सकते हैं, लेकिन हमें तो केवल 12वीं क्लास के हिसाब से चलना कि 12वीं क्लास में क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे उस क्वेश्चन को हमको टैकल करना, बस हमारा काम इतना सही है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, इस पोम के थीम क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो आइए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं आपको, आराम से एक एक शब्द पे हम चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये पूरी कविता, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि अ ब्यूटीफुल थिंग, ये जो सुंदर वस्तु होती है, प्राकृतिक सुंदरता की बात कर रहा है ये आर्टिफिशियल सुंदरता की बात नहीं कर रहा। प्रकृति ने जो सुंदर चीजें बनाई है, फूल बनाए हैं, नदियां बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, झरने बनाए हैं, परिंदे बनाए हैं, ये सारे के सारे जो सुंदर चीजें हैं, इसकी बात कर रहा कवि। वेदर इट इज नेचुरल आर्टिफिशियल, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल की बात भी कर लें, चलो ठीक है, कुछ चीज आर्टिफिशियल, आप जैसे कोई आपने पेंटिंग बनाई है, तो भले ही कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल, मैक्स अ मैन हैप्पी फॉर एवर, वो हमेशा इंसान को वो क्या करती है, हमेशा 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 के लिए आनंद देती है, उसको हैप्पी बनाती है।
अच्छा फूल देखा आप खुश हो गए, अच्छी पेंटिंग देखी आप खुश हो गए, नदी देखकर आप खुश हो गए, बादल देखकर आप खुश हो गए। इसका मतलब जितने भी प्रकृति में, प्रकृति ने कोई चीज बनाई है वो भी, और जो इंसान ने बनाई है सुंदर चीजें वो भी, वो इंसान को आनंद देती है। ये कविता ये कहना चाहती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदर जो वस्तु है, वो क्या है? कारण होती है किसका? हैप्पीनेस का। एक्चुअली आप कोज की जगह आप रीजन शब्द इस्तेमाल कर लो, है ना, ठीक रहेगा, ये ठीक है। कि वो क्या होती है? उस खुशी का कारण होती है, रीजन होती है। इट इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाली बात है, ठीक। इसमें भी छोटे से बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन है, इसका जो सुंदरता है किसी भी सुंदर वस्तु का, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ में उसकी सुंदरता क्या होती है? बढ़ती रहती है, राइट। वो हमेशा खुशी देती रहती है एक्चुअली। द पोइट बिलीव्स, इस कवि का ये मानना है, उसका ये विश्वास है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर कम्स टू एन एंड। उसने कहा कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी समाप्त नहीं होती। एक फूल गिरता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, इसका मतलब वो चलता रहता है, वो शाश्वत है एक्चुअली, ठीक है। द वर्ड्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। कभी पूछ लिया कि बताइए इसमें एक कवि एक एक्सप्रेशन आया, एक शब्द आए हैं, नेवर पास्ट इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब क्या है? शून्य में नहीं खोने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? तो आप लिखोगे द वर्ड्स पास, नेवर पास इनटू नथिंगनेस सजेस्ट, वो ये बताते हैं, ये ऐसा हटा देना, ठीक है, कभी कभी टाइपिंग रह जाती मिस्टेक, कि वो ये दर्शाते हैं शब्द ये, दैट अ ब्यूटीफुल थिंग नेवर डाइज, कि एक सुंदर वस्तु कभी समाप्त नहीं होती। इसका इतना सा मतलब है। इट विल कीप अस हैप्पी फॉर एवर, ये हमेशा हमेशा हमको प्रसन्न रखती है। इट विल प्रोवाइड अस शेल्टर, एक शब्द आ गया शेल्टर, आश्रय। आश्रय आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये हमको आश्रय प्रोवाइड करवाती है। इन द सेम मैनर एज ट्रीज प्रोवाइड अस शेल्टर ड्यूरिंग हॉट एंड सनी डे। एक सुंदर वस्तु हमको उसी प्रकार से आश्रय देती है, उसी प्रकार से हमको छाया देती है, जैसे कि पेड़ हमें शेल्टर देते हैं किसके दौरान? ड्यूरिंग हॉट एंड सनी डे, गर्म और तेज धूप वाले दिन के दौरान। जैसे आप बहुत तेज धूप हो रही है और किसी पेड़ की छाया में आप बैठ गए, तो जो छाया आपको शीतलता देती है, उस वृक्ष की छाया जो आपको शीतलता देती है, ऐसे ही कोई सुंदर वस्तु क्या करती है? आपको आनंद देती है। ये कवि का मानना है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द पॉइट सेज, ये कवि कहता है, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल गिव अ साउंड स्लीप। ये कवि ये भी कहता है कि सुंदर वस्तु, प्रकृति की जो भी सुंदर वस्तु है, वो हमें एक गहरी नींद देती, सुकून भरी नींद देती है, ठीक है ना। फुल ऑफ, जो भरी हुई थी स्वीट ड्रीम से, मीठे सपनों से वो नींद भरी हुई रहती है। इट विल गिव अस अ गुड हेल्थ एंड कामनेस, ये हमें एक अच्छा स्वास्थ्य और शांति प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर ये कविता जो है प्रकृतिवादी कवि की कविता है, और प्रकृति के इसने सुंदरता के बारे में जिक्र किया है। तो आप आराम से इसको याद करें, इसको एक दो बार लिखें, राइट। कोई भी शब्द आपको ऐसा लगता है कि मुझे चेंज करना, तो आप करवा सकते हो। कोई सेंटेंस अगर आपको मुश्किल लगता है तो उसको गेट इट चेंज्ड, ठीक है। अब चलते हैं, मेंशन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स व्हिच द पोएट हैज लिस्टेड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये क्वेश्चन कई बार आया कि इस कविता में आप उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, उन वस्तुओं के बारे में बताइए जो कवि लिस्ट करता है कि इन इन चीज़ों में, मतलब ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं उसमें कौन कौन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। कवि किस किस के बारे में बताता है, तो सुनिए ध्यान से, कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, इस पोइट के अनुसार, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज ब्यूटी टू कंफर्ट अस। प्रत्येक, लगभग सभी वस्तुओं में हमें कंफर्ट करने के लिए, हमें सुकून पहुंचाने के लिए क्या होती है? ब्यूटी होती है। हर चीज में सुंदरता होती है, ठीक है। फूल में भी सुंदरता होती है, तो भैया कांटे में भी सुंदरता होती है, ठीक है। द मून गिव्स, द सन प्रोवाइड्स, अब देखो हर बात की महत्व है इसके अंदर, कि जो सन है, सूर्य है, प्रोवाइड्स अस लाइट एंड वार्मथ, वो हमको रोशनी और हमें गर्मी, हमारे शरीर के लिए गर्मी भी तो जरूरी है। इस पूरी पृथ्वी को चलाने के लिए सूर्य की रोशनी की बिना तो ना पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो अगर पेड़ पौधे नहीं है तो आप कहां से होंगे? तो जरूरी है। यंग एंड ओल्ड और ट्रीज, चाहे वो तरुण वृक्ष हो। अच्छा, यहां से, द मून गिव्स अस फीलिंग ऑफ कामनेस,
तो जहां सूरज हमको लाइट और वार्मथ देता है, गर्मी देता है, चंद्रमा हमें फीलिंग देता है ऑफ कामनेस, शांति, चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें शांति प्रदान होती है। यंग एंड ओल्ड ट्रीज, तरुण और पुराने वृक्ष, आर थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदर होते हैं, नए भी सुंदर है और पुराने भी सुंदर है। दे ब्लेस अस विद शेल्टर ड्यूरिंग ए हॉट एंड सनी डे, वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किसके रूप में? शेल्टर के रूप में, आश्रय के रूप में। कब? ड्यूरिंग ए हॉट एंड सनी डे, एक गर्म और किसी धूप वाले दिन के दिन। सिंपल शिप, जो साधारण जो शिप होती है, जो भेड़ें होती है, हियर मीन्स इनोसेंट। अब इसमें एक लाइन आती है सिंपल शिप, है ना। अंग्रेजी साहित्य में शिप जो वर्ड है, शेपर्ड शिप, ये बड़ा इसका महत्व है। कॉमन इंसान को, भोले इंसान को शिप कहा जाता है। तो ये कभी साहित्य पढ़ो तो इसमें काफी, इस पे बाइबल में कहानियां भी आती है। खैर उस पर अपन नहीं जाते हैं, अपन 12वीं क्लास की तैयारी करते हैं। तो सिंपल शिप अगर पूछ ले, छोटा क्वेश्चन आया कि सिंपल शिप से यहाँ मतलब क्या, तो सर यहाँ हेयर मीन्स इनोसेंट ह्यूमन बींग्स। इनोसेंट का मतलब मासूम, ठीक है, मासूम, निर्दोष, है ना। मैंने मामूस कर दिया यार, मासूम, बिल्कुल मासूम ह्यूमन बींग्स को वो दर्शाती है। दे ऑल्सो कंफर्ट अस बाय दियर इनोसेंट नेचर, वो भी अपने मासूमियत भरे हुए व्यवहार से हमको आनंद देती है ना। फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, अब जो फूल, जैसे कि डैफोडिल्स हो, एक फूल का नाम है, आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ब्यूटी, वो भी क्या है? ब्यूटी, सुंदरता का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो भी सुंदरता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, स्ट्रीम का मतलब छोटी छोटी नदियां, किसकी? नदियां, क्लियर वाटर की, साफ सुथरे पानी की छोटी छोटी नदियां, बहती हुई नदियां। आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो भी क्या? सुंदर वस्तुएं हैं। ड्यूरिंग हॉट सीजन, गर्म मौसम के दौरान, अ थिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो एक ग्रुप होता है ना, जो आप क्या बोलते हैं उसका, एक वर्ड हिंदी में मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं हम उसको, इंग्लिश में ग्रो शब्द आता है, हिंदी में क्या है, एक वर्ड आता है यार, इट्स स्लीपिंग माइंड, दिमाग से निकल रहा है वो। चलिए कोई नहीं। पुंज, पुंज अलग होता है, पुंज तो तारों का होता है, झुंड नहीं होता। मुझे स्लिप्स माइंड, अभी मेरे दिमाग से क्या निकल रहा है वो, कभी आएगा तो देख लेंगे भी। तो अभी आप फिलहाल देखो कि वृक्षों का जो एक झुंड होता है, ग्रुप होता है, इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीच में, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदर, सुकून भरा होता है वो भी। अ फॉरेस्ट वेर एवर सेवरल मस्क रोज प्लांट्स आर ब्लूमिंग, एक ऐसा जंगल, एक ऐसा वन जहां पर अनेक मस्क रोज प्लांट्स, कस्तूरी, मस्क का मतलब एक कस्तूरी होता है, रोज का मतलब गुलाब वाले, जो गुलाब के जो फूल हैं वो खिल रहे होते हैं, इज अ वेरी प्लीजिंग, वो बहुत सुकून हो रहता है, वो आनंददायक रहता है। ऐसा जंगल जिसमें जगह जगह आना जंगली गुलाब खिल रहे हो, राइट। दस इस तरह से दैट इज ऑल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये चीज भी क्या एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि ये जो जंगल है भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। दिस वे, इस तरह से द पोएट हैज सक्सेसफुली प्रूव्ड दैट नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, इस तरह से कवि ने सफलतापूर्वक बता दिया कि जो प्रकृति है ये कई प्रकार के ब्यूटीफुल थिंग्स से क्या है, भरी हुई है। क्लियर है? तो इसको, दो क्वेश्चंस को आपको सेंटेंस तैयार करना है। एक क्वेश्चन हमारा किसका हो गया? हमारा एक क्वेश्चन हो गया माई मदर एट 66 का। दो क्वेश्चन हमारे हो गए किसके? दो क्वेश्चन हो गए हमारे कीपिंग क्वाइट के। दो क्वेश्चन हो गए हमारे थिंग ऑफ ब्यूटी के, दो, दो, चार और पांच, और एक छठा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बस 7वां क्वेश्चन हमने लिया ही नहीं है सर। सबसे पहले आपको ये 6 क्वेश्चंस को ऐसा तैयार करना है कि कुछ भी इसमें से पूछे उसको दे सको। तो आइए एक बार इसको मैं फटाक से पढ़ देता हूं। ऑन जेनिफर स्टाइगर, ठीक है, कुछ भी पूछे, छोटी सी कविता है, आपका पूरा सार कविता का रेडी है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम ऑन जेनिफर स्टाइगर, आर जेनिफर स्टाइगर का के थीम क्या है? What does the poet want to convey through the poem on Jennifer Steiger? इसके जरिए कवि क्या कहना चाहता है? वॉट एवर। अब इसको ध्यान से समझ लेना, एक ही राउंड के अंदर मैं खींच दूंगा, इसको समझना ध्यान से। द पोम, ये जो पोम है ऑन जेनिफर स्टाइगर, स्पीक्स ऑफ अ वुमन,
ये एक ऐसी वुमन की, एक ऐसी महिला की बात करती है। स्पीक्स ऑफ का मतलब होता है बात करती है। कौन सी महिला? अनहैप्पी विद हर मैरिड लाइफ, जो अपने वैवाहिक वैवाहिक जीवन से नाखुश है, दुखी है, अनहैप्पी है। हर एक्चुअली शी इज हर लाइफ लगा देना ना, मिस्टेकनली यहाँ पे हर लग गया, यहाँ लाइफ अपनी पीडीएफ में सुधार लेना। हर लाइफ इज फुल ऑफ ऑडियल्स इन विच, उसकी जीवन ऐसे दुखों से भरा हुआ है इन विच, जिसमें कि शी इज रूल्ड। ऑर्डर्स का मतलब हम मोटे कई मतलब होते हैं इसके। आप ये मान लीजिए ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ, अगर आप ये शब्द भूल जाएं तो फुल ऑफ सच कंडीशंस या सच डिफिकल्टीज, आप यूं लिखते हैं ना, इससे भी आपका काम हो जाएगा कि उसका जीवन इस प्रकार की डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, उसका जीवन इस प्रकार की डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, इस प्रकार की प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि शी इज रूल्ड, जिसमें उस पर शासन किया जा रहा है, ओवर ओवर रूल्ड ओवर, शी इज रूल्ड ओवर बाय हर हस्बैंड। ऐसा लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उस पर शासन कर रहा है। एक्चुअली बच्चों ये कविता जो है ये क्या पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है उसके ऊपर है, जहां एक पिता पिता मतलब एक पुरुष का प्रधानता है, एक स्त्री जब तक बड़ी नहीं होती, जब तक पिता के कंट्रोल में रहती है, उसके बाद पति के कंट्रोल में चली जाती है, उसके बाद उसके पुत्रों के कंट्रोल में चली जाती है, तो कभी खुद आनंद नहीं ले पाती, वो खुद आजाद नहीं रह पाती। ये इस कविता का एक मोटा सा सार है। द पोम सजेस्ट्स, ये कविता ये सुझाती है दैट द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। अब डोमिनेट का मतलब होता है वही पितृ सत्तात्मक, मेल डोमिनेटिंग का पुरुष सत्तात्मक। डोमिनेट का मतलब क्या होता है? शासन करना होता है ना। तो डोमिनेटिंग का मतलब शासन करना हो गया, तो सत्तात्मक, सत्ता करना। तो ये कविता दर्शाती है कि द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जो हमारी पितृ सत्तात्मक जो समाज है, इज टू अप्रेस विमेन थ्रू मैरिजेस। विवाह के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये विमेन को, महिलाओं को अप्रेस करता है, इसका शोषण करता है। विवाह इसका तरीका हो सकता है, देखो इस पे अब वो कंट्रोवर्सी वाली बात तो करेंगे नहीं सर, शादी अच्छी होती बुरी होती, वो सब अलग मैटर है। ये कविता हमको कहती है कि विवाह अगर सही इंसान के साथ में नहीं हुआ तो फिर आपका शोषण तय है। तो आगे देखिए, आंट जेनिफर इज ट्रैप्ड। अब आंट जेनिफर फंसी हुई है इन अ डिफिकल्ट मैरिज टू अ मैन। मैंने कहा ना, विवाह एक सही इंसान के साथ में नहीं हुआ तो फिर फंस गया। तो वो फंसी हुई है एक ऐसे इंसान के साथ, उसकी शादी हुई है, हु टेरिफाइज हर, जो उसको आतंकित करता है, डराता है, धमकाता है, पीटता है। हर फियर इज हिंटेड। अब उसके फियर, उसका जो डर है वो कैसे पता पड़ता है? उसके डर को देखो कैसे पता पड़ा। हर फियर इज हिंटेड, उसके फियर को के बारे में एक हिंट दी जाती है इस कविता में। एड बाय कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ द टाइगर्स। अब देखो वो जो आंट जेनिफर है वो दबी कुचली है, अप्रेस्ड महिला है, लेकिन वो चित्र किसका बना रही है? वो कशीदों से चित्र बना रही है टाइगर्स का। और टाइगर क्या है? टाइगर तो निर्भीक होते हैं, वो तो स्वतंत्र होते हैं। तो एक दबी कुचली महिला उस टाइगर का चित्र बना रही है, इसका मतलब उसके दिमाग में है तो सही कि इस प्रकार की जिंदगी में भी जियो। विच आर अनअफ्रेड ऑफ द मैन। अब उसने चित्र कौन सा बनाया? ऐसा टाइगर का जहां पे पास में इंसान भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो टाइगर क्या है? निर्भीक हैं, बिना डरे हुए हैं। ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री, उस वृक्ष बनाया उसने, उस पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति बनाए, और लेकिन टाइगर उसने बनाया, उन टाइगर्स को, उस व्यक्तियों से, कोई पुरुषों से कोई डर नहीं, वो छलांगे मार रहे हैं। ये इस कविता में। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो फिंगर है, क्योंकि वो कशीदे से बना रही है, उसको धागे से, कशीदे से बना रही है, वो एम्ब्रॉयडरी से बना रही है, तो उसकी जो फिंगर है, स्विफ्टली एंड डेलिकेटली वॉक द यान, बहुत तेजी से। स्विफ्टली का मतलब क्या? फास्ट। और डेलिकेटली का मतलब क्या? नाजुकता से। वो बहुत फास्ट और नाजुकता से काम कर रही है उस धागे के साथ में, राइट। यट शी फाइंड्स इट्स फिजिकली डिफिकल्ट, तो भी उसको ऐसा लगता है कि शारीरिक रूप से उसको बड़े मुश्किल लगता है, टू पुल इवन ए स्मॉल नीडल मेड ऑफ आइवरी, कि वो जो हाथी दांत, ये आइवरी का मतलब क्या हो गया? हाथी दांत। हाथी दांत से बनी हुई वो जो नीडल है, उसको लगता है वो नीडल को उस कपड़े में से खींचना भी उसके लिए डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? ऐसा क्यों कह रहा है कवि?
थ्रू द कैनवस, कैनवस जिसके ऊपर वो बना रही है, ऐसा कैनवस इस पर बना रही है, इसमें से उस धागे को खींचना उसके लिए भारी पड़ रहा है। हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड, अब उसके जो हस्बैंड ने जो वेडिंग बैंड बांध रखा है, जो शादी का बंधन बांध रखा है ना, यहाँ प्रतीक समझिए कि शादी का जो उसके दिमाग में बंधन है, ऐसा लगता है उस बैंड से उसका हाथ दब रहा है और उसमें खींच नहीं पा रही है, ये इसका भाव है। हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड फील्स ह्यूज, उसको लगता है उसका जो हस्बैंड का जो वेडिंग शादी का जो बैंड उसने बांध रखा है बड़ा ह्यूज भारी महसूस होता है। एंड वेज डाउन, और वजन के साथ में नीचे कर देता है, वेज डाउन हैवीली ऑन हर हैंड, उसके हाथ पे बहुत ज्यादा क्या डालता है, वजन डाल देता है, ठीक है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। व्हेन आंट जेनिफर डाइज वन डे, जब एक दिन आंट जेनिफर मर जाएंगी, हर फ्राइटन हैंड्स विल फाइनली बी स्टिल, उसके डरे हुए जो हाथ है वो भी एक दिन शांत हो जाएंगे, स्टिल का मतलब शांत हो जाएंगे। यट तो भी दे विल बी मार्क्ड बाय द डिफिकल्टीज, तो भी उसके हाथ ये बताएंगे कि दैट रूल्ड ओवर हर वाइल शी वॉज अलाइव, तो ये बताएंगे कि उसको रूल किया गया था जब वो जिंदा थी, उस पर शासन किया गया, मतलब उसके शोषण के प्रतीक को बताते रहेंगे। देखिए उसने वो जो पेंटिंग बनाई है, जो पेंटिंग तो नहीं कहें, जो उसने कशीदाकारी करी है उसके माध्यम से। मीनवाइल, इसी बीच, द टाइगर शी क्रिएटेड, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो टाइगर जो उसने बनाए थे विल कंटिन्यू टू लीप, वो जंप मारते रहेंगे, फुदकते रहेंगे, कूदते रहेंगे, अक्रॉस हर नीडल पॉइंट विदाउट शैम और फियर, उसके नीडल पॉइंट्स, उसके हाथ मर चुके हैं, वो खुद मर चुकी है, लेकिन उसके नीडल पॉइंट से निकले हुए जो टाइगर है, वो टाइगर निकले कहाँ से, उसके सुई के जो पॉइंट है उससे निकले हुए टाइगर, वो हमेशा क्या करते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि इंसान को अप्रेस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कविता थी, बड़ी अच्छी कविता है, देखो उस कविता के हिसाब से मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों देखो ऐसा है, 4 कविताओं के 6 क्वेश्चन, आप सबसे पहले इन 6 क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लो, राइट। देखो मैं एक बात फिर मैं आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी, इस क्लास के लास्ट में भी एक बात कह दूं, कंसाइज पढ़ने की आदत डालो, इतना जितना जरूरत हो, अनावश्यक चीजों से पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होता है। तो आज की क्लास में मैंने 6 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए और 6 मैं सोचता हूं अगर आपने 6 को निपटा लिया तो आपका 90.99% काम हो गया। और 7वां क्वेश्चन अगर इसमें मुझे कुछ लगता है यार ये क्वेश्चन इसमें जोड़ देना चाहिए, तो मैं आपको बिना कही, आपको मेरे को लगता है तो मैं जोड़ दूंगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी सैंपल पेपर आया नहीं है, जैसे सैंपल पेपर आएगा मुझे लगता है कि इसमें ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए तो मैं जोड़ दूंगा। लेकिन फिलहाल आप क्या करोगे, इन 6 क्वेश्चंस को सही ढंग से तैयार करो, राइट। तो देखो 1 क्लास मैं चाहता तो इस 4 कविताएं थी, मैं 4 क्लास कर देता, इसकी मैं 4 क्लास कर देता आधा घंटे की। तो आपको लगता है अरे वाह 4 क्लास आ गई, अरे मतलब क्या, बात तो वही है। इसलिए एक क्लास में 4 चीजें आ गई है। आगे मैं 2-3 क्लास करूंगा, दो से ज्यादा क्लास जरूरत नहीं है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे। उसमें सारे जो आपकी 5 कविताएं हैं, 5 है, 6 एक कविता हट गई है, उसमें जितने भी एसएटी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो मैं इसको 2 या 3 क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा, बस बहुत है, उसको तैयार कर लो सही ढंग से। और एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन की 2 या 3 क्लास होगी, यानी पोइट्री की मैं 10 से ज्यादा क्लासेस नहीं करना चाहता, लेकिन उन 10 क्लासेस को आप 20 बार देखो, 25 बार देखो, बात वही निकलेगी सर, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप विदा दीजिए, ओके। और थैंक यू वेरी मच, क्लासेस लगातार लेते रहो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताया करो, ठीक है, थैंक यू।